हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नेट डेज़लर्स के ऊपर। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को। इसके अंदर आज 10 क्वेश्चन डिस्कस होंगे और ये आज के हमारे एमसीक्यू डिस्कस जो हो रहे हैं उसकी सीरीज 3 है। एक मैं आपके साथ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं मेरे साथ साथ सोल्यूशन देखने के साथ साथ आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करने के साथ साथ खुद इंटरप्रेट करिएगा कि उसका आंसर क्या हो सकता है। और देखते हैं कि एट द एंड जब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, आप बताइएगा कि अपनी फीडबैक के तौर पे आपके आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं, राइट। चलिए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ जो डिस्कस हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, आपने लेवल ऑफ टीचिंग्स में पढ़ा होगा जिसमें एक ट्रायंगल के अंदर 3 टाइप्स की टीचिंग होती है। जो फर्स्ट लेवल की टीचिंग होती है वो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। सेकेंड लेवल की टीचिंग होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होती है। थर्ड तरह की टीचिंग होती है हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसे डिफरेंशिएशन आपको जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए एक टर्म डाली हुई है। देखिए, सबसे पहले जो हमारी टीचिंग होती है जिसमें एक स्टूडेंट होता है, एक लर्नर होता है, क्रैम करना सीखता है, वो किस में होता है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। फिर इसके बाद जैसे ही एक स्टूडेंट की, एक लर्नर की मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, मतलब उसको कंसेप्ट को क्रैम करना आ जाता है, तो वो चीज़ों को रियलिटी वाइज समझने लग जाता है, तब जाके उसकी कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप हो पाती है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे वो चीज़ों को समझने लग जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो टीचिंग होती है वो होती है हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर एक लर्नर होता है, एक स्टूडेंट होता है, अपनी जो लर्निंग है उसको क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है अपने खुद के लेवल के ऊपर। और ये देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे अच्छे लेवल की टीचिंग मानी गई है। पर हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी टीचिंग है जो हम रेकमेंड नहीं करते, प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले कौन सी टीचिंग हमारी? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते। हम कभी भी अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये मोटिवेट नहीं करते कि आप क्रैम करके चीजों को याद करो, ना कि आप ये देखने की कोशिश करो उसके कंपैरिजन में आप चीजों को समझो, उसे उसे कंप्रीहेंड करो, उस कंप्रीहेंड करने के साथ साथ क्रिएट करके चीजों को समझो। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या क्वेश्चन है हमारा? दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको कभी भी टीचिंग के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। आई होप आप इस तरीके से ही क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा साथ साथ और खुद आंसर देखने की कोशिश करिएगा कि क्या आंसर है, राइट। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। जैसे देखिए, हमने क्या बोला था, टीचिंग मेथड सबसे अच्छा वही है जिसमें स्टूडेंट्स की मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हम करवा सके, राइट। और ये देखिए, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लेक्चर मेथड। हमने लास्ट के कुछ एमसीक्यूज के अंदर भी डिस्कस किया था, जो हमारा लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग होता है वो एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, दैट इज लीस्ट प्रेफर्ड, राइट। और टेक्स्ट बुक मेथड मतलब आप बच्चों को क्या कह रहे हो, क्या बच्चों के हाथ में कह रहे हो कि आप बुक्स उनको हैंड ओवर कर रहे हो और आप उनको बोल रहे हो कि आप रीड करके खुद ब खुद समझो, तो ये भी एक अच्छा नहीं है मेथड, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स तो है नहीं, राइट। और फिर हमारे पास दो मेथड बच जाते हैं, डेमोस्ट्रेशन मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। लेक्चर मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड हमारा कट हो जाता है ना। अब हम डिस्कस करते हैं डेमोस्ट्रेशन मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। देखिए, इंडक्टिव आपके सामने हमने बहुत दफा डिस्कस किया है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? नॉन से लेके अननोन, मतलब एक स्टूडेंट है जिसमें उसको क्या किया जा रहा है कि पहले उसको कोई एक नॉन लेवल की नॉलेज है, एक कंसेप्ट की नॉन इन्फॉर्मेशन है, वो नॉन इन्फॉर्मेशन से अननोन इन्फॉर्मेशन तक जाके पहुंचता है, राइट। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें नॉलेज को क्रिएट करना सिखाया जाता है, राइट। अब ये देखिए, सबसे पहले उसके कंपैरिजन में हमारा जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड में क्या हो रहा है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें हमें बहुत दफा स्टूडेंट दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडक्टिव में भी पार्टिसिपेशन होती है, डेमोस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है। पर डेमोस्ट्रेशन क्या होता है कि पहले एक टीचर उसको खुद करके दिखाता है, फिर टीचर जब कर रहा होता है उसको स्टूडेंट देख रहे होते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। बिकॉज जब भी आप डेमोस्ट्रेशन मेथड को ब्रेक करेंगे, डेमोस्ट्रेशन में से ब्रेक हो जाता है हमारी टर्म डेमो। डेमो मतलब एक किसी चीज को करके दिखाना,
फिर जाके सामने वाले को ही वही चीज कहनी कि आप उसी चीज को दोबारा परफॉर्म करिए, ताकि स्टूडेंट्स की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के थ्रू पहले वो देख के सीखेंगे, फिर वो करके सीखेंगे, राइट। इंडक्टिव में क्या होता है कि जो रियलिटी तक है, नोन से अननोन तक, स्टूडेंट खुद ब खुद पहुंचता है। अगर अगर यही क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता हमारे से कि कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, ना कि नॉलेज जो बनी बनाई, इसके ऑपोजिट मेथड कौन सा होता है, डिडक्टिव मेथड, जिसमें क्या होता है नॉलेज को खुद ब खुद बनाया नहीं जाता, नॉलेज को बनी बनाई नॉलेज को सौंप दिया जाता है, परोस दिया जाता है। तो जब भी आपके ने क्वेश्चन में ध्यान रखना है इंडक्टिव मेथड जिसमें नॉलेज को क्रिएट किया जाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स की किस में ज्यादा है, तो किस में सबसे ज्यादा है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग में सबसे ज्यादा हमारी पार्टिसिपेशन होती है हमारे स्टूडेंट्स की, राइट। चलिए हम हमारा क्वेश्चन आ जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के ऊपर। लास्ट में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे इवैल्यूएशन के ऊपर, एक और क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक। जैसे आपको नेम से ही पता होता है, डायग्नोस का मतलब होता है किसी चीज को आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, इंस्पेक्ट करके उसकी कुछ कमियां, उसके कुछ लूप होल्स या उसमें से कुछ इंप्रूवमेंट करने की आप कोशिश कर रहे हो, उसको डायग्नोस बोला जाता है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती कब है, किसी भी काम को जब हो जाता है, या किसी एक नए प्रोजेक्ट को, एक नई पॉलिसी को आप कॉलेज के अंदर, एक स्कूल के अंदर इंप्लीमेंट करने लगते हो, तो उसको डायग्नोस इवैल्यूएशन बोला जाता है। अब देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन 4 ऑप्शन में से किस तरीके से आती है। पहला क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब है कि स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हमने किसी को इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी है तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करेंगे। ये ऑप्शन नहीं है। लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन पूरी तरह डिलीवर हुई नहीं है तो उसमें उनकी प्रोग्रेस और फेलियर को कैसे इंस्पेक्ट किया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं है। डिग्री ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड, मतलब कि जो अचीवमेंट जो हम मेजर करना चाह रहे थे, क्या वो मेजर कर पाए इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट हमने कौन सा ऑप्शन देखना है जो सबसे अच्छा हो, मोस्ट प्रेफरेबल हो। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ पर्सिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है कि कॉज, जो भी एक फिनोमेना अकर हो रहा है, कोई भी एक हैपनिंग हो रही है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। और रेमेडीज मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एक इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर, एक स्कूल लेवल के ऊपर, एक कॉलेज लेवल के ऊपर, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोल्यूशंस हैं। रेमेडीज ऑफ द परसिस्टेंट लर्निंग, मतलब कि लर्निंग हमेशा लगातार चलती रहे, कंसिस्टेंट चलती रहे, ताकि उसके अंदर कभी भी ब्रेक ना लग पाए, उसके अंदर कभी भी ब्रेक ना हो पाए। इसीलिए जो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है उसका मतलब क्या है, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि जब हम किसी चीज को परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर कारण ढूंढना कि अगर हम ये कर रहे हैं उससे पहले क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन हमारे पास ये है। अगर हम आज नेट के एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारा रीजन क्या है कि आने वाले टाइम पे हम एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आने वाले टाइम पे हम पीएचडी के अंदर एनरोल हो सकते हैं, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा लास्ट इज द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा टीचिंग मेथड्स के, टीचिंग एड्स के ऊपर। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर। देखिए इंस्ट्रक्शनल एड्स वही मतलब है टीचिंग एड्स, मतलब आप क्लास में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसका मेन पर्पस क्या है, क्या ग्लोरीफाई द क्लास, मतलब कि क्लास सुंदर लगे इसलिए हम लगाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, क्या हम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्लैरिफाई द कंसेप्ट, क्या हम कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करना चाहते हैं। मान लीजिए पहले हम ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझा रहे थे, व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझा रहे थे, हमने सोचा स्टूडेंट्स को पिक्चराइज फॉर्म में, विजुअलाइज फॉर्म में समझाया जाए, तो इसके लिए क्यों ना क्लास के अंदर एक प्रोजेक्टर होना चाहिए। तो इससे हम कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स। एंड द लास्ट क्या है, इंश्योर डिसिप्लिन। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर व्हाइट बोर्ड है तो उसे डिसिप्लिन कम होगा, अगर हमारे पास प्रोजेक्टर है तो उसे डिसिप्लिन ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हमारे पास डोमेन्स के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन है एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स द टीचिंग पर्टेन्स टू। जैसे देखिए हमारे पास 3 टाइप्स के डोमेन होते हैं, इनमें से कोनेटिव डोमेन कोई होता नहीं है, तो हमारे पास 3 डोमेन जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रिंसिपल्स में आते हैं। फर्स्ट डोमेन होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन होता है, सेकंड होता है हमारा अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन होता है। 3 टाइप के हमारे पास डोमेन होते हैं। देखिए कॉग्निटिव डोमेन जो माइंड से होता है, कि मतलब माइंड से हम चीजों को अंडरस्टैंड करना, समझ लेते हैं, तो वो होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है जब हमारी हैंड की मूवमेंट्स, स्किल्स,
उसका मतलब होता है साइकोमोटर डोमेन। बिकॉज साइकोमोटर में हम चीजों को चलाना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपकी राइटिंग अच्छी हो रही है तो उसमें आपकी कौन सी स्किल अच्छी हो रही है, साइकोमोटर डोमेन आपका काम कर रहा है उसके पीछे। अब आ जाता है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, हमारे ओपिनियंस, हमारे बिलीफ, हमारा एटीट्यूड, जो भी सारा का सारा हमारे परसेप्शन होते हैं, ये अफेक्टिव डोमेन का पार्ट होते हैं। बस आपने ये तीन चीजों को याद रखना है। ए स्टैंड फॉर होता है अफेक्टिव डोमेन से मतलब है तो वो एटीट्यूड से रिलेटेड है, कॉग्निटिव किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेटेड है, हमारा स्किल से। स्किल्स कौन सी, जो हमारी हैंड से हैं, हमारी बॉडी से जितनी भी मूवमेंट्स है ना, जो मोशंस है, फिजिकल मोशंस है, मैकेनिकल मोशंस है, वो सारे साइकोमेटर डोमेन से रिलेटेड है। और हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है एटीट्यूड ऑफ द टीचर, तो उसमें उसका कौन सा डोमेन अफेक्ट कर रहा है, अफेक्टिव डोमेन, इसके पीछे एक रीजन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट इवैल्यूएशन। हम स्टूडेंट की इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, राइट? अब ये देखने की कोशिश करिए, स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट वीकनेस। क्या हम इसलिए इवैल्यूएशन करते हैं कि स्टूडेंट की वीकनेस ढूंढ पाए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि हम सबसे ज्यादा इवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमने वो क्वेश्चन को देखना है जो स्टूडेंट के मोस्ट फेवरेबल के अंदर हो। तो सिर्फ और सिर्फ वीकनेस के लिए हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सेकेंड है टू मेक टीचर टेक टीचिंग सीरियसली। मतलब कि हम इवैल्यूएशन करने का मतलब क्या है कि अगर एक टीचर है वही क्लास को पढ़ा रहा है, उसका रिजल्ट बुरा आ रहा है, अगले साल एक ऐसा टीचर था जो उनसे अच्छा पढ़ा के गया, रिजल्ट अच्छा है, तो इसका मतलब है कि टीचर सीरियस नहीं है, टीचर अपने मेथड्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेके आ सकता है। तो इसका मतलब है कि जब भी एक इवैल्यूएशन है उससे टीचर को भी पता चलता है कि उसने जो पढ़ाया है वो कितना अच्छा पढ़ाया है, या उसके अंदर कितनी कितनी लैकिंग पॉइंट्स है जिनको वो इम्प्रूव कर सकता है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी राइट है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है टू हेल्प टीचर अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज हमारा इवैल्यूएशन करने का मतलब क्या है कि टीचर एक नई नई मेथड्स के थ्रू अपना टीचर एंड स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस और अच्छा कर पाए। जितने अच्छे मेथड्स होंगे, जितने इनोवेशन मेथड्स होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा एक स्टूडेंट है, एक लर्नर है, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ज्यादा एंगेज होगा, राइट? एंड लास्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन द टीचर ट्रेड्स। ऑब्वियसली बात है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहेगी, उतना ही ज्यादा टीचर और रिफाइन होके अच्छा बनता जाएगा। तो इन फोर ऑप्शन में से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ। तो राइट आंसर जो 6 का बन जाता है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट्स ग्रेट सेंस ऑफ अ टीचर। अब ये पूछा क्या जा रहा है कि टीचर की कौन से ऐसे अच्छे पॉइंट्स हैं जो उसकी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, राइट? एक अच्छा टीचर कहाँ से पहचाना जा सकता है, आप अपने कॉलेज के अंदर रिज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक अच्छा टीचर वो है क्या जो अपने क्लास होमवर्क के बाद अपने क्लास में टीचिंग करने के अलावा सारा का सारा टाइम फुल टाइम एक्टिव किसके अंदर है, इंस्टीट्यूशनल को मैनेज करने का। इंस्टीट्यूशनल मैनेज करने का मतलब वो को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी ध्यान दे रहा है, वो को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ कल्चर फेस्ट के बारे में भी ध्यान दे रहा है, स्पोर्ट्स के बारे में भी ध्यान दे रहा है, कॉलेज की प्रेमिसेस के बारे में भी ध्यान दे रहा है। तो आप खुद देखने की कोशिश करिएगा, उससे क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, टीचर के ऊपर जितना ज्यादा बर्डन होगा उतना ही ज्यादा क्लास का जो एक स्टूडेंट है उसके डेवलपमेंट के ऊपर क्या ध्यान दे पाएगा, अगर वो सारी की सारी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट वही फुल टाइम कर रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन क्या हमारे लिए नेग्लेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन के सेटिंग एग्जांपल। सेटिंग एग्जांपल्स का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक टीचर उसकी एक अच्छी रिसर्च की वजह से, उसके एक अच्छे पढ़ाने के मेथड की वजह से अगर एक इंस्टीट्यूट का नाम हो रहा है, एक अच्छी एग्जांपल सेट कर रहा है, तो अपने पीयर्स के लिए, अपने कोलीग्स के लिए को एक एग्जांपल सेट कर रहा है कि आप भी अच्छे तरीके से हार्डवर्क करके आगे आ सकते हो। तो एक अच्छी स्ट्रेंथ का एक अच्छा पॉइंट है सेटिंग एग्जांपल। देन क्या गया, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट। विलिंगनेस मतलब इच्छा शक्ति, टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट मतलब कि बहुत सारे लोग अज्यूम करते होते हैं कि ऐसा चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या टीचर के अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति है कि जो आने वाले टाइम पे किसी ने बोला कि ये चीज इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकती?
क्या वो एक अच्छा टीचर माना जाएगा जो ये कह रहा है कि इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल करके दिखाएंगे? तो इसका मतलब क्या कि विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट, मतलब कि जो किसी ने बोला वो नहीं हो सकता, वो उसको टेस्ट करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। हाँ जी, ये भी एक अच्छा स्ट्रेंथ है एक अच्छे टीचर की। लास्ट आ गया एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, मतलब कि एक टीचर, अच्छा टीचर, उसकी अच्छी स्ट्रेंथ क्या है, जब वो खुद भी गलती करता है वो खुद भी एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि ये वाली गलती उससे भी हुई है। तो जो लास्ट के 3 ऑप्शंस है, सेटिंग एग्जांपल, विलिंगनेस टू पुट assumption टू द टेस्ट एंड एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स आर द राइट आंसर। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा बनता है? ए। 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये एक टीचिंग एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है, जिसमें से हम इवैल्यूएशन में से ऐसे क्वेश्चन कई दफा पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। जैसे आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम बहुत दफा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कह देते हैं, जो हम अपने कॉलेज के अंदर इवैल्यूएशन में हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते थे, उसमें क्या होता था कि हमें एक ऐसे टाइप हमें सब्जेक्टिव पेपर लिखना होता था, है ना। हमारे पास आंसर होता था तो हमें 10 से लेके 20 लाइंस के अंदर हमें आंसर अटेम्प्ट करना होता था, ताकि क्वेश्चन का आंसर वो हो, राइट। अब ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या लेस ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन से? नहीं, ये तो बल्कि और ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे टाइप से। फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो पहली बात तो हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो तो सब्जेक्टिव होती नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो सीधा ही कट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में भी यही बोला है, क्या सब्जेक्टिव होते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से, राइट। तो अब ये देखिए जो थर्ड ऑप्शन है ये भी सब्जेक्टिव के बारे में बोल रहा है, तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाता है। लास्ट ऑप्शन बच जाता है, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। देखिए ट्रू फॉल्स भी कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक थ्योरी वाला एक क्वेश्चन अगर आपसे आस्क करूं, राइट, एक क्वेश्चन पूछा जाए 1 + 1 = 2, इज इट करेक्ट और रॉन्ग, राइट। दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन फॉर अ थ्योरी, राइट। अब ये अगर मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव पूछा जाए 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 3, 1 + 1 = 0, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, बिकॉज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो भी कहाँ से बनते हैं? सब्जेक्टिव आंसर से बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनते हैं। तो इसलिए हमारे 8th क्वेश्चन का आंसर लास्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हमारे पास 9th क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड टीचिंग। एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फर्स्ट है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस होना चाहिए कि वो चीज को इंस्पेक्ट कर पाए, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये भी होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास रेमेडी, रेमेडी मतलब उसके पास एक सोल्यूशन हो, किस चीज के लिए, कोई चीज अगर इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम विटनेस कर रहा है, कॉलेज विटनेस कर रहा है, तो उसके पास एक रेमेडी हो। एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है अपने क्लासरूम वर्क के अंदर, तो उसको कैसे वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड भी सही है। थर्ड आ जाता है हमारे पास डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब वो अपने इंस्टीट्यूट को एक अच्छी डायरेक्शन दिखा पाए, अपने क्लास स्टूडेंट्स को, अपने कॉलेज स्टूडेंट को एक अच्छी डायरेक्शन दे पाए कि कहाँ कौन सी जगह पे आप अच्छी तरीके से जा सकते हो, कौन सी जगह पे नहीं जाना चाहिए, उसके पास एक अच्छी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। देन लास्ट आ गया फीडबैक, फीडबैक कौन सी होनी चाहिए? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मतलब कि वो आने वाले टाइम पे फीडबैक अच्छी भी दे और ये भी बोले कि आपके अंदर कमियां भी है। तो इसलिए एक अच्छी टीचिंग के अंदर ये चारों की चारों चीजें होनी चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट। देखिए हमारे पास 4 टाइप की इवैल्यूएशन मेन आ जाती है। पहली हमने डिस्कस की थी, फॉर्मेटिव भी डिस्कस की थी, समेटिव भी डिस्कस की थी, देन हमने डायग्नोस्टिक भी इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और लास्ट आ जाता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट। अब एक और टाइप की इवैल्यूएशन भी होती है, उसका क्वेश्चन मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट अपने सीरीज के अंदर, वो होती है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, राइट। अब ये क्या होता है हमारे पास कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जैसे ही सेशन स्टार्ट हो रहा है सेशन के एंड तक लगातार इवैल्यूएशन होती रहे। और कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव का मतलब क्या है कि सारे के सारे एस्पेक्ट इवैल्यूएशन के अंदर कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी के हिसाब से बच्चों को इवैल्यूएट कर रहा है, तो वो कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं है। कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि स्टूडेंट को हम को करिकुलर एक्टिविटीज के बेस के ऊपर भी मार्क्स दें, उसकी स्टडी के हिसाब से ही मार्क्स दें। वो पोइट्री कंपटीशन में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आर्ट एंड कल्चर में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में कैसे बिहेव कर रहा है, स्पोर्ट्स में कितना पार्टिसिपेट है, मतलब अपने कॉलेज की सारे के सारे स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर
आ जाती है, राइट। कंटिन्यूस मतलब लगातार सेशन के स्टार्ट से लेके सेशन के एंड तक लगातार इवेल्युएशन होती रहे थोड़े थोड़े टाइम बाद। और उसका सबसेट कौन सा आ जाता है हमारा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्रेहेंसिव मतलब स्टूडेंट के सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करें, अकेले माइंड नहीं, माइंड के साथ साथ उसकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, राइट। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, टेस्ट हम वर्कलोड बढ़ा नहीं रहे हैं, वर्कलोड उसके ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद सीधा बच्चों को, अगर मान लीजिए आप 1 साल के बाद आप 100 kg पकड़ा देंगे कि आप उसको उठा के कैरी करके जाइए, ऐसा नहीं होगा। पहले हम बच्चों को डेवलप करेंगे। कैसे? पहले उनके हाथ में 10 kg थमाएंगे, फिर धीरे धीरे जब वो अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर उनके हाथ में 20 kg दिया जाएगा, फिर वो और स्ट्रांग हो जाएंगे 50 kg, तब जाके वो 1 साल के बाद जाके 100 kg उठाने के कैपेबल हो पाएंगे, राइट। अब यही बात है कि इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन क्या, इट रिप्लेसेस द मार्क्स विद ग्रेड। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि आज के टाइम पे आपने सीजीपी सिस्टम में देखा होगा, ग्रेड सिस्टम आ चुका है। मतलब मार्क्स को किससे रिप्लेस कर दिया, ग्रेड से। ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड एंड ओ स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग, राइट। थर्ड आ जाता है इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। जैसे मैंने डिस्कस भी कर लिया है, कंप्रेहेंसिव मतलब अकेला स्टडी वाला एस्पेक्ट नहीं हम डिस्कस करेंगे, ऑल एंड एवरी एस्पेक्ट इज will be discussed in this evaluation, right? And the last क्या है, it helps in reducing examination फोबिया। मतलब कि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट का मार्च के अंदर सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके हमने एग्जाम जुलाई में भी ले रही हैं, जुलाई के बाद हमने इसके बाद अक्टूबर में भी ले लिए हैं, दिसंबर में भी ले रही हैं, फरवरी में ले रही हैं, फिर जाके फिर अप्रैल में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम बार बार अगर उसके एग्जाम का बार बार टेस्ट लेंगे तो उसको लगेगा ही नहीं कि उसका एग्जाम 1 साल बाद होगा, तो उसको फोबिया होगा। अगर बार बार उसी फेज से वो गुजर चुका होगा, उसको उस चीज के हैबिचुअल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो लास्ट के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन जाता है, 2, 3 एंड 4, राइट। आज हमने इस सीरीज के अंदर 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सीरीज के अंदर मैं और 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, राइट। और आई होप कि आपने उस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा जिस तरीके से मैंने आपको बोला था। और अपनी फीडबैक के अंदर जरूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें अपने यूजीसी नेट, जो हमारा जून 2020 है, उसको अच्छे तरीके से अपने स्कोर के अंदर अच्छे स्कोर कर पाए, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।